बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 150 तक ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके थे और 151 से ऑनवर्ड जहाँ जहाँ आप लोगों को इश्यूज हैं वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 170 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है। इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, ये बिल्कुल सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ आप लोगों को कंपाउंडिंग फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर में फार्मूलाज को चेंज करना होता है। बाकी बैकग्राउंड बिल्कुल सेम सेम है। 165। अच्छा, यहाँ पे देखें, कहते हैं मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग। मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग मतलब जैसे कि कंपाउंडिंग मंथली ये ज्यादा है, इसी तरह कंपाउंडिंग डेली ये ज्यादा है। फिर क्या हुआ, रिजल्ट्स इन डैश फ्यूचर वैल्यू। तो अगर हमारे पास ज्यादा कंपाउंडिंग होगी तो फ्यूचर वैल्यू हायर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट्स इन हायर फ्यूचर वैल्यूज एंड डैश प्रेजेंट, और प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, लोअर हो जाती है। तो इसकी वजह से प्रिंसिपल अमाउंट कम और फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा। तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा सी जी, 1। अच्छा बेटा, यहां पर आपने याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक बैंक आपको 10% प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा बैंक आपको 12% प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? 12% वाले पे। क्यों? ऐसी रीजन क्या है? फ्यूचर वैल्यू ज्यादा हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा होने से प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा होने से फ्यूचर वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो फ्यूचर वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एन, इसके बाद 170। अच्छा, एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट के लिए आपको याद होगा, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट बताए थे तो मैंने उसमें आपसे कहा था, जब नॉमिनल पीरियोडिक इफेक्टिव पढ़ा दिया था, कि मैंने कहा था फोर्थ वन इज इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो मैं आपको एन्युटी के साथ पढ़ाता। लेकिन चले अब इसके साथ अब आप फार्मूला लिख लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है 1 + R/m, R1 m1 raised to power m1 is equal to 1 + R2 m2 raised to power m2। अच्छा, अब होता क्या है कि देखिए, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है कि ये लें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ में उसकी कोई ना कोई कंपाउंडिंग वगैरह बता देंगे कि कंपाउंडिंग मंथली, इट मीन्स दैट 1% पर मंथ। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 12% पर कंपाउंडिंग मंथली एंड 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, क्या आप कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट रेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन के नॉमिनल रेट इक्वल है, लेकिन अगर उसकी कंपाउंडिंग के फैक्टर को देखें तो इफेक्टिव रेट दोनों के इक्वल नहीं है। तो दो डिफरेंट नॉमिनल रेट्स विद डिफरेंट कंपाउंडिंग, अगर उनके इफेक्टिव रेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट रेट कहलाते हैं। कि हमने उन दोनों नॉमिनल रेट्स को कंपेयर करना होता है उनके इफेक्टिव रेट के साथ, और हमने एक ऐसा रेट, सपोज अगर मैं आपसे ये कह दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली, लेकिन आपको चाहिए था कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब आप ये सोचेंगे कि अगर 12% कंपाउंडिंग मंथली हो तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली ऐसा कौन सा रेट होगा जो हमें सेम सेम रिजल्ट्स दे। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात दूं कि आप मुझसे 100 रुपए का चेंज लेने के लिए आए, मैं आपको 50-50 के दो नोट दे दूं, इक्विवेलेंट है। मैं आपको 20-20 के 5 नोट दे दूं,
इक्विवेलेंट है। मैं आपको 10-10 के 10 नोट दे दूं, मैं एक 50 का, 2 20 के और एक 10 का नोट दे दूं। यही चीज यहाँ पे देखनी है कि दूसरा नॉमिनल रेट कौन सा होगा जो डिफरेंट कंपाउंडिंग के साथ आए लेकिन उसका इफेक्टिव रेट सेम हो। क्लियर? तो उसके लिए ये बेसिकली इफेक्टिव रेट के ही फार्मूलाज हैं। इसके साथ भी -1, उसके साथ भी -1, तो वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ ये दोनों फैक्टर्स ही आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर कहता है 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इस 12% को आप R1 कंसीडर कर लें, तो हम इसको लिखेंगे 1 + 12% डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर इज इक्वल टू 1 + X% बाय, अब मुझे कौन सी कंपाउंडिंग चाहिए? 4 रेज टू पावर, तो यहां से जो रेट आएगा वो इक्विवेलेंट रेट कहलाता है। दोनों ही इफेक्टिव रेट, सॉरी नॉमिनल रेट, लेकिन दोनों के इफेक्टिव रेट्स इक्वल हैं, इसीलिए इनको इक्विवेलेंट रेट कहा जाता है। अब क्या आंसर आया? 11.82, ये आपके पास आंसर। क्लियर? 70 के बाद 72, 72 a person claims to be lending money at simple interest, but he includes the interest in every 3 months to the principal, then calculate the interest amount for next 3 months. If he is charging an interest of 16%, the effective rate of interest becomes. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाली सारी स्टोरी थी, मतलब कुछ ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन उसमें एक चीज खास थी कि जहां पर देखो उसने हमसे इफेक्टिव रेट पूछा है ना, और ये भी नॉमिनल रेट है, फिर नॉमिनल रेट की कंपाउंडिंग क्या है, तो यहां से हमें पता चल रहा है एवरी 3 मंथ्स, तो मतलब इसकी जो कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली है। अब हम लोगों ने जाकर 1 + 16% बाय 4 रेज टू पावर माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो यहां पर उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट यूज करता है, लेकिन एंड पे उसने बता दिया कि हर 3 मंथ्स का वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देता है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी बुक में से क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। You are paying an effective annual rate of 19.56% on your credit card. What is the annual percentage rate compounded monthly? क्या इफेक्टिव रेट बेटा ये है, नॉमिनल रेट मैंने बताना है, तो सिंपल सा है कि इफेक्टिव रेट 19.56% इज इक्वल टू 1 + नॉमिनल रेट बाय 12 रेज टू पावर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 18%। इफेक्टिव रेट गिवन था, नॉमिनल रेट फाइंड करके देना था। क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन? 194 180। A tank contains 18,000 liters of water if it decreases at the rate of, अब देखें प्रेजेंट वैल्यू 18,000, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन वैल्यू में डिक्रीज आएगा, तो नेगेटिव साइन का फार्मूला यूज होना है। फिर क्या कहता है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर, अच्छा ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डे, ये भी पर डे के हिसाब से है, टाइम भी डे के हिसाब से है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सिंपली इसको किस तरह से जाके सॉल्व कर लेंगे, 18,000 इंटू, यस, रेज टू पावर। अब यहां पर ना आपको m वगैरह फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं थी कि डिवाइडेड बाय 365 और वहां से इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं करना था हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डे था और टाइम इन डेज था, तो
तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। अब कन्वर्जन उस टाइम पे होती है जब रेट और टाइम सिमिट्री में ना हो, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स के साथ हो, तब कन्वर्ट किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आपके पास आंसर क्या है? और दूसरा ये था कि वैल्यू के डिक्रीज होने की वजह से प्लस का साइन नहीं यूज करना है, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ही करनी है आफ्टर 2 डेज, लेकिन ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू नेगेटिव साइन हम लोग यूज करेंगे। द आंसर इज 245 जी। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बोला गया था? Companies A and B earned profit of rupees 600,000 and rupees this respectively during 2009. अब कहते हैं it is estimated that future annual profit would increase by 8% and 5% compounded annually respectively। मतलब कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो आज 6 लाख रुपए है, लेकिन इसमें इंक्रीज 8% से आएगा। और कंपनी बी का प्रॉफिट 1320 है आज, लेकिन इसमें एनुअल इंक्रीज 5% से आएगा और कंपाउंडेड एनुअली। इन केस अगर ऐसी बात ना करता तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट था, कि सेल्स की वैल्यूज प्रॉफिट्स वगैरह के ऊपर जब भी ग्रोथ रेट आता है, इसको ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है ना, ये है उस बिजनेस का ग्रोथ रेट, कि किस रेट के साथ बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो इसके ऊपर हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है। क्या बिजनेस ने हमेशा अपना कंपैरिजन उस टाइम से नहीं करना जहां से वो स्टार्ट हुआ था, उसने अपने बिल्कुल प्रीवियस ईयर के साथ करना होता है। तो प्रीवियस ईयर में जो वैल्यू होगी उसके ऊपर ग्रोथ रेट अप्लाई होता है। ऑलराइट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता। अब जब अगर कंपाउंडिंग के लिए खामोश रहता तो हम लोग कंपाउंडिंग एनुअली ही करते। क्लियर? इन विच ईयर द प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज वुड बी। अब देखो दोनों में टाइम मिसिंग है, तो दोनों की फ्यूचर वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल कर देना है। हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस तरह, 600,000 1 प्लस 8%, ऑलराइट, इज इक्वल टू 1 प्लस जी। हाँ ये देखो, रेस्ट बार वो जगह खत्म हो रही थी। 28 years ये आंसर आता है। With compound continuous compounding 10% for 30 years, the future value of an initial investment of 2000 is close to, तो ये 2000 प्रिंसिपल अमाउंट P E raised to power R मल्टीप्लाइड बाय T। तो इससे आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएंगी। कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली हो तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था P E R T। क्लियर जी? 40, अच्छा परेशान मैंने कहा 41 तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। 171 ओके, बात समझ आ गई सब बच्चों को? 195 95 96 आपसे हो गए होंगे। अब हम लोग 198। AB wants to invest rupees 1.5 million for 1 year. Bank A offered 10% per annum simple interest rate, whereas Bank B offered 8% per annum compounded half yearly, semi-annually। M की वैल्यू 2 रखेंगे। कहते हैं AB believes that investment in Bank A is risky, कि इसमें ना हमें रिस्क है, and therefore she prefers to invest in Bank B। अच्छा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उसने ये डिसीजन नहीं लिया, उसने ये डिसीजन इसलिए लिया कि बैंक ए में जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की है, तो इस वजह से बैंक बी को उसने ज्यादा प्रेफर किया। फिर क्या कहते हैं, हाउएवर as she wants to earn interest of at least
अब उसको ना अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट 1.5 मिलियन के ऊपर ना 140,000 इंटरेस्ट चाहिए, उसकी वो उसके मुताबिक कितनी इनकम हो उसकी। फिर शी वुड आल्सो हैव टू इन्वेस्ट सम ऑफ द अमाउंट इन बैंक ए। तो मतलब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसने बैंक बी में नहीं की, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ना उसने बैंक ए में भी रखी है, कुछ अमाउंट बैंक ए में, कुछ अमाउंट बैंक बी में, और टोटल इंटरेस्ट 140,000 आना चाहिए। फिर कहते हैं determine the minimum amount that she will have to invest in bank A to achieve the above। अब देखो मैंने किसको फाइंड करना है, तो बैंक ए की इन्वेस्टमेंट को मैं एक्स सपोज कर लेता हूं, तो बैंक बी, अब जो एक्स की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा, और बैंक बी की इन्वेस्टमेंट 1.5 मिलियन माइनस एक्स। ऑलराइट, और मैंने इंटरेस्ट को कंपेयर करना है, तो फर्स्ट से इंटरेस्ट को अगर देखें तो देखें एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब बैंक ए का प्रिंसिपल अमाउंट एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। ये सिंपल इंटरेस्ट था, I इज इक्वल टू PRT वाला फार्मूला, इक्वल टू हो गया बैंक बी के, नहीं इसमें ऐड करेंगे, इक्वल टू नहीं करना, ऐड करना है इसमें बैंक बी का इंटरेस्ट, और बैंक बी का इंटरेस्ट आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला, इधर पीआरटी नहीं अप्लाई कर देना था, और वो हमारे पास वैल्यू आनी थी 1,500,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, माइनस एक्स, ये जब प्रिंसिपल इस तरह से हो तो जरूर उसको ब्रैकेट्स में रखें। अच्छा, इसके बाद फिर इसका ये फैक्टर अप्लाई कर देंगे, 1+8% डिवाइडेड बाय रेज टू पावर माइन, एक साल के लिए था तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, इज इक्वल टू 140,000। तो यहां से देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 965 नेगेटिव में आएगी ना, क्योंकि वो 956,522 956 है सर। 956,522 यस नेगेटिव में क्यों आएगी, कि बैंक ए से कहूंगा कि आप मुझे पैसे दे दो, कंपाउंड बढ़ेगी, ऐड कर रही हैं, बड़ी छोटी का क्या चक्कर आना है। एडिशन में ये स्मॉलर ग्रेटर वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर डिफरेंस बताता तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मैं पहले लिखता फार्मूला, ये बात याद रखना। एडिशन है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता ना, द डिफरेंस फ्रॉम द इंटरेस्ट अमाउंट इज, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लेस सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सर 195 कराएं नहीं आ रहा। कोई बात नहीं यार, छोड़ देंगे हम। ए बी borrowed rupees 120 for 8 months, 120,000 at 15% simple interest। अब यहाँ पे ना सिर्फ रेट मिसिंग है, ओके। कहते हैं कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली विच वुड रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये देखें मेरी ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है, वहां से आप लोगों ने जी एक तरह सिंपल लगेगा, दूसरी तरह दूसरा 120,000, 15% सिंपल इंटरेस्ट 8, तो मिसिंग क्या चीज है यहाँ से, इंटरेस्ट की अमाउंट। अच्छा ठीक है, कहते हैं कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली विच वुड रिजल्ट इन पेमेंट्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यहां से देखो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आ रही है, 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 8/12, इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आ रही है 12,000। अब 12,000 is equal to 120,000 into 1 plus x% divided by raised to power
अच्छा वो विच अच्छा सेम टाइम ड्यूरेशन सेम रखना है 8/12। अच्छा ये कंपाउंडिंग मंथली है तो बस 8 मंथ्स ही लिखे जा सकते हैं -1। अब यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाना है। 14.3 ऑल राइट, सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वही अमाउंट रखनी है और रेट को मिसिंग कर देना है। मेरी बुक में से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आई कैप सेल्फ टेस्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग अब इजीली सॉल्व कर लेंगे, मतलब उनका आपको पता चल चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसमें हम लोग जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे सिर्फ उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखें, इसमें बस छोटा सा एक ट्रिक है, वैसे इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास, लेकिन एक मरतबा इसको देख लें। कहता है बैंक चार्जेज मार्कअप ऑफ 0.35 पर डे पर ₹1000। अब इसका मतलब ये है, ये प्रिंसिपल है, पर डे मतलब एक दिन, टाइम है, और ये जो है इंटरेस्ट की अमाउंट है पर डे। ऑलराइट, अब देखो क्या कहता है, कहते हैं रेट ऑफ मार्कअप एज परसेंट पर एनम इज अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। अब हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखें ये जो टाइम ड्यूरेशन है जीरो, ये जो इंटरेस्ट है 0.39, ये एक दिन का है। आई इज इक्वल टू पी आर टी का फार्मूला, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर परसेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1/, अब ये पर एनम के हिसाब से आ जाएगा। ओके, अगर आप सिर्फ 1 करते ना तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता। क्लियर, कि इंटरेस्ट की अमाउंट पर डे थी, आगे टाइम इन डेज होना चाहिए, तो 1 डे, तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/365। क्लियर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा इसी तरह 5.5 इजी क्वेश्चन है, और 6 7 8 9 ये कर लेंगे आप लोग। वैसे अगर आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। 15, अच्छा ये 5.10 जैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिए हैं, इजीली आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a sum of money would amounts to this in 2 years 7400 in 3 years principal and rate of simple interest। तो प्रिंसिपल अमाउंट बताने के लिए देखें, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 1200 का एक साल के अंदर। तो एक साल में 1200 का इंटरेस्ट, 2 सालों में कितना होगा 2400 का, तो 6200 में से 2400 लेस करते हैं 3800, तो 3800 सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, ये सोल्यूशन। ओके, अच्छा अब बेसिकली नन ऑफ दिस भी था, तो हमारे पास ना 90% तक नन ऑफ दिस आंसर नहीं बनता। ओके, देखो बी को मैंने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि 3800 चाहिए था, ये 3000 था। सी को क्यों कैंसिल किया, 3500 है, मुझे 3800। नन ऑफ दिस पर अपना कॉन्फिडेंस शो ना किया, तो मोस्ट कॉन्फिडेंस आपका इधर जाना चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां से मिल जाएगा। अब ये वैसे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, इस 6200 को फ्यूचर वैल्यू कंसीडर कर लो, 2 इयर्स को टाइम कंसीडर कर लो, तो आपके पास रेट की वैल्यू आ जाएगी और वो है 31.57। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अच्छा यहां पर सॉल्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर देखें कहते हैं सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। तो डबल से मुराद हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहां से आपके पास जो आर की वैल्यू आ रही है वो 10% आ रही है। ऑलराइट, अब ये यूज करके आपने बताना है नंबर ऑफ ईयर, इट वुड बी 4 टाइम्स। तो 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय टी। तो आपके पास जहां पे टी आ रहा है 30 इयर्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस को टिक कर लो और यहाँ पे 30 ईयर्स लिख लो। आपकी बुक में 20 को टिक किया गया है। अच्छा अब उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, देखो भाई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, आपने इसी तरह से 30 को ही जाके टिक करना है, ये एरर है इसमें। उन्होंने क्या किया कि टोटल 30 इयर्स हैं,
लेकिन उन्होंने ये अस्यूम किया कि भाई 10 साल तो गुजर चुके हैं डबल करने में, तो अगर 4 टाइम्स का वेट करें तो 30 में से 10 ईयर्स गए, बाकी 20 ईयर, तो उन्होंने 20 को इसलिए टिक किया होगा। क्लियर? आपने इन टोटल बता देना है कि टोटल आपको 30 ईयर्स लगेंगे। नेक्स्ट, ये छोटा सा इसमें थोड़ा सा था, तो इसको अपनी बुक्स में ठीक कर लेना जी। नेक्स्ट बताएं। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं कि दो दो आपको सिनेरियोज गिवन है, किसी में प्रिंसिपल मिसिंग है, किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, किसी में टाइम ड्यूरेशन मिसिंग है, कभी फ्यूचर वैल्यू को इक्वल करवा देता है, कभी इंटरेस्ट को ऐड करवा देता है, कभी इंटरेस्ट के दरमियान डिफरेंस को बता देता है। इस किस्म के सिनेरियो के काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। हम लोग अभी सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मतलब बुक का ना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है हमारे पास 5.15। अच्छा, ये 5.15 जैसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं अपनी बुक में से। हम लोग इस जैसे एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें आपको याद होगा मैंने कहा था कि x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जी, देन x इज इक्वल टू जी। ओके, अच्छा अब देखें, कहते हैं सम ऑफ रुपीज 7700 is to be divided among 3 brothers Zan, Zad, Zoe। अच्छा, ये तीनों जी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो मैं इसको A, B और इसको C कर देता हूं। क्लियर? अच्छा, फिर देखें इन सच अ वे दैट, अच्छा अब वो बता रहे हैं आपको कि आपने इसको डिवाइड किस तरह से करना है। इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों के लिए सेम रखना है 5%, लेकिन टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। फर्स्ट वाले के लिए 1 ईयर, सेकंड वाले के लिए 2 ईयर, थर्ड वाले के लिए 3 ईयर, और इस सारे टाइम ड्यूरेशन में उन तमाम के इंटरेस्ट की अमाउंट सेम होनी चाहिए। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू को सेम किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू को सेम किया था। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट को सेम करना है, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास। तो फिर आपसे क्या पूछ रही हैं, कहते हैं द शेयर ऑफ जैन इज मोर देन दैट ऑफ ज़ुएब बाय। मतलब आपसे ना तो जैन का शेयर पूछा, ना ज़ुएब का शेयर पूछा, ना ही आपसे जैद का शेयर पूछा। आपसे ये पूछ रहा है कि जैन का शेयर ज़ुएब के शेयर से कितना ज्यादा है। तो मुझे जैन का शेयर भी चाहिए, मुझे ज़ुएब का शेयर भी चाहिए, फिर उन दोनों के दरमियान मैंने डिफरेंस को चेक करना है। अच्छा, अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इनके प्रिंसिपल अमाउंट, इसके लिए x, क्योंकि 3 है तो फिर आप एक्स वाई जी सपोज कर लिया करें। 2 होते तो एक को x दूसरे को 7700 माइनस एक्स कर देते हैं। तो यहां पर हमें नहीं पता कि किस तरह से डिवाइड होने हैं, तो एक्स वाई जी। तो पहली इक्वेशन आपके पास बन जाती है यहां पर x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 7700। फिर पी आर हर किसी के लिए 5% है। आपकी ग्रिप जब इन टेबल्स के ऊपर अच्छे से आ जाएगी ना, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर टाइम, ये 3 चीजें हैं जो आपने सबसे पहले लिखनी होती हैं। तो टाइम इसके लिए 1 2 3। फिर उसने कहा इंटरेस्ट की अमाउंट को इक्वल करना है, तो आओ इनके इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो इसका इंटरेस्ट हमारे पास क्या बनेगा, देखिए भाई, x की जगह पर x आ जाएगा, y की जगह पे y आ जाएगा, z की जगह पे z आ जाएगा। ओके, बाकियों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बनेगा 0.05 ऑफ x। ये बात आई होगी, समझ आ गई होगी सब बच्चों को। यहां पर अगर आप लोग देखें तो 0.1 ऑफ y एंड 0.15 ऑफ, और उसने कहा तीनों के इंटरेस्ट को एक दूसरे के इक्वल कर। यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। या तो मैं 3 डिफरेंट इक्वेशंस बनाऊं, या इनमें मौजूद वेरिएबल्स को सबको एक वेरिएबल के तौर पे रिकॉर्ड कर दूं। मतलब जरूरी नहीं आप इन द फॉर्म ऑफ एक्स हर किसी की वैल्यू फाइंड करें, इन द फॉर्म ऑफ वाई कर लें, इन द फॉर्म ऑफ जी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन होता है कि हम लोग एक्स की फॉर्म में उसको डिनोट कर देते हैं। तो भाई एक्स की जगह पर तो एक्स ही आ जाएगा, प्लस मैंने y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो विद रिस्पेक्ट टू x हो, मतलब जिसमें x मौजूद हो।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम x और y को एक दूसरे के साथ इक्वल करेंगे। तो यहां से मुझे y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 0.05 बाय 0.1 ऑफ, क्या आपको ये बात समझ आ गई, क्लियर? तो y की जगह पर हम लोग जाके ये लिख देंगे। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो क्या आंसर आ रहा है, 0.5 ऑफ y x प्लस सेम केस विद z। अब देखिए भाई, z वाला तो आपने जरूर उठाना है, लेकिन z की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x या y, x तो x के साथ इक्वल करना है, y के साथ ना कर देना, जरूरत नहीं है। तो z की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू 0.05 बाय 0.15 ऑफ, अब ये वैल्यू बनेगी 0.33333। तो जहां पर इनफाइनाइट सीरीज चल पड़े ना, वहां पे फ्रैक्शन यूज करना, तो वहां पे 0.33 ना करना, 1/3 ऑफ x। चलिए बात समझ आ गई सब बच्चों को, इज इक्वल टू, अब जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, एंड x इज द शेयर ऑफ मिस्टर ए मतलब जैन। ओके, तो यहां पर देखो y कौन था, मिस्टर जैद, एंड z कौन था, अब यहां पर आके इनका शेयर, x को रिप्लेस कर दो 4200 के साथ, वैल्यू यही 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 4200 जी, ऑलराइट। और इसी तरह से अगर आप यहां पे देखें तो ये 1400, अब तीनों के शेयर्स आ गए। अब अगर आप ऐड करोगे ना 4200 प्लस 2100 प्लस 1400 इज इक्वल टू 7700 बनता है। अच्छा, अब उसने क्या पूछा कि भाई जैन का शेयर जुएब के शेयर से कितना ज्यादा है, 28। दैट्स द आंसर, ऑलराइट। अच्छा, 5.16 आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं इधर, और इस जैसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपनी बुक में से कर लिया था, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, हो जाएगा ये आप लोगों से। इनकेस ना हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 में ना सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आ जाता है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि आप इसको 30 कर दो और इसको 10 कर दो। ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो इस तरह से मेरे ख्याल से दूसरे का 50 है। चलिए अभी ये देखे फाइंड कर लेते हैं। बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बात सुनिएगा जरा। एरर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जरा मेथड भी समझ आ जाएगा। जो बिल्कुल न्यू न्यू से क्वेश्चन होंगे ना, तो वो हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, और इससे आप लोगों का ये जो है फाइनेंस का पोर्शन 100% परफेक्ट हो जाना है। बस थोड़ी सी एफर्ट करो, चीजों को थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाऊं, मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे जब तक कि आप लोग खुद ना करके आओ। कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है, खुद से सोचो कि मैंने यार इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हुए हैं, तो अब मुझे किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नए नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके फाइनेंस परफेक्ट होता जाएगा। इनिशियल डेज में पढ़ने का मकसद ही यही था कि बाद में एटलीस्ट फाइनेंस की जब भी बात हो, आपको पता हो कि यार फाइनेंस इस तरह से होता है। क्लियर? अच्छा, अब बात सुने, यहाँ पे सबसे पहले भी क्वेश्चन को तसल्ली से अच्छे तरीके से पढ़ा करो। मतलब कहने का ये है कि एक तो आप पढ़ते हो, एंड तक चले जाते हो, समझ कुछ भी नहीं आती, मैंने पढ़ा क्या है। मतलब आपकी रीडिंग इस तरह की होनी चाहिए कि एक मरतबा अगर क्वेश्चन पढ़ो ना, मुझे सारा क्वेश्चन याद हो कि मैंने पढ़ा क्या है, और उसी टाइम पढ़ते पढ़ते मेरा माइंड उसकी कैलकुलेशन कर चुका हो। जैसे अब मूवी देखते हो ना, 3 घंटे की मूवी भी हो, एक मरतबा देखते हो, लेकिन सारे सीन याद रह जाते हैं। क्या कोई सीन रिवाइंड जा करके दोबारा से जाके देखते हो? बहुत कम कोई ऐसा निराला स्टूडेंट होगा जो ऐसा करता हो।
लेकिन देखने के फौरन बाद अगले 10 दिन तक भी मूवी याद रहती है। ऐसा है ना? इसको भी वैसे ही लेके चलो कि क्वेश्चन एक मतलब बस पढ़ लिया ना, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है मैं क्वेश्चन को बार बार पढूं। फिर मेरा फोकस सोल्यूशन के ऊपर है। मुझे पता हो कि क्वेश्चन में कहां पर क्या चीज कैसे लिखी हुई थी और किसके लिए लिखी हुई थी। ऑल राइट। और कोशिश क्या करो कि उस सारी स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में अपनी वर्डिंग में लिखो। मतलब जिस तरह मैं टेबल बना रहा होता हूं तो बेसिकली मैं अपनी वर्डिंग में लिख रहा होता हूं उस चीज को, कि मैं सिर्फ एक चीज इस तरह से देखूंगा तो मुझे वो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। अब इधर देखें, investor receives a total of 5700 per annum in interest from 3 stocks। मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्रॉम ए प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम बी प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम सी इज इक्वल टू 57। ये उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उसका रिटर्न है, इंटरेस्ट है। क्लियर? फिर क्या हुआ? यील्डिंग मतलब उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहे थे वो 4%, 5% एंड 8%। क्वेश्चन में हमेशा सीक्वेंस के साथ चला करो। तो मतलब फर्स्ट स्कीम उसके ऊपर 4%, स्कीम बी के ऊपर 5% और स्कीम सी के ऊपर। अच्छा, फिर कहता है द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट। आपका क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाता है कि देखें हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला है ना उसमें मैंने सेकंड की निस्बत 20,000 ज्यादा रखना है। अब अगर मैं यहां पर जाऊं, क्या है? 20,000 ज्यादा है? नहीं, गलत हो गया भाई। ये यहां पर तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे 5,000 में 20,000 ज्यादा है। उसने कहा है कि 4,000 सॉरी 4% वाली जो हमारे पास स्कीम है उसमें 20,000 ज्यादा है एज कंपेयर टू 5% वाली इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही है ना? तो भाई पहली अमाउंट को ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर देखें 30-20, ये तो वैसे ही 20 का डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखें 10-20, भाई ये मेरे सोल्यूशन नहीं बन रहे। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, यहां पर भी देखें तो ये उलट है, मतलब बी वाला वो ज्यादा है, गलत हो गया। तो मैं यहां पे देखा, ये जब एग्जाम में आएगा तो ठीक होगा। मतलब ये 30 होगा, ये 10 होगा, यहां पे 50। देखो मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, परफेक्ट 2 मार्क्स हैं। ये चीज परफेक्शन से आती है और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि चिल्ला काटना पड़ेगा आपको, आपको शुभ शुभ वाली सरकार के पास जाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जरूरी नहीं सॉल्यूशन से आंसर पर पहुंचो। अब जरा स्मार्ट वर्किंग किया करो, सोचा करो कि यार अगर ये ऑप्शन है तो क्या मुझे ऑप्शन बता रहा है कुछ। आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, क्या आपके ऑप्शन बता देते हैं, कंडीशन चेक कर लिया करो। ऑलराइट। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ना एक प्रॉपर मेथड होता है। देखो रट्टे लगा के चले जाओगे कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का, जब तक कि अपना माइंड ना यूज करो। अब हम लोग इसको देखते हैं मजीद। 20% more than the amount received at 5% and the interest from the 8% investment is 8 times the interest from 5% investment। बड़ी कमाल की बात बताई है उसने इधर। और फिर कहता है अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ये स्टॉक इज। अच्छा, अब जब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना हो तो कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ए सी, मैंने आपसे कहा जब भी टेबल बनाए ये 3 चीजें लिखें, पीआरटी। ऑलराइट। अच्छा, अब बात सुनिएगा। आप बी को एक्स सपोज करो तो ए को एक्स प्लस 20,000। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब समझ आ गई है। ये मैंने कहां से कॉपी किया? ये मैंने यहां से देखा। ऑलराइट। अब पता चले कि ए के नीचे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिखना हो वो 5 आ जाए और बी के नीचे 4 चला जाए है। ए के नीचे 4%, बी के लिए और सी के लिए टाइम पर ईयर था, पर एनम।
सबके लिए 1 ईयर। ऑलराइट, लेकिन बेटा सी के प्रिंसिपल की कोई बात नहीं की। 8x नहीं होगा। क्यों? बात सुनो, यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। देखो, ए और बी के प्रिंसिपल के लिए थोड़ा बहुत बता दिया, सी के प्रिंसिपल की बात ही नहीं की। बेटा सी के इंटरेस्ट की बात की है उसने, प्रिंसिपल की बात नहीं की। उसने कहा है कि 5% स्टॉक के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट आता है, सी का इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट के 8 टाइम्स के इक्वल है। डायरेक्ट इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ओके, तो यहां पर भाई मुझे कुछ नहीं पता मैंने सी में क्या इन्वेस्ट किया है, मैं वाई भी नहीं लिखूंगा। ऑलराइट, अच्छा अब देखो अब कैसे सॉल्व होना है। भाई यहां से आप ए और बी के दरमियान प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बताया, जबकि बी और सी के दरमियान इंटरेस्ट का रिलेशनशिप बताया। क्लियर? तो पहले बी का इंटरेस्ट तो फाइंड कर लो ना। क्लियर? ये देखो, अच्छा अब इसका इंटरेस्ट क्या आएगा, इसका इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा। अब अगर आप लोग गौर करें ना, तो बेटा सिर्फ 20,000 4% के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना। तो ये आंसर, ये 4% एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4% 20,000 के साथ भी। 1 को इग्नोर इसलिए कर रहा हूं तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अगर सपोज यहाँ पे 2 3 4 होते तो वो भी मल्टीप्लाई होते उसके साथ। तो ये इंटरेस्ट आ जाता 0.04x प्लस 800। ये बात समझ आ गई है? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अब इंटरेस्ट फ्रॉम स्टॉक ए इज 0.04x प्लस 800। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम स्टॉक बी इज, हाँ जी बताएं, 0.05x। ऑल राइट, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम स्टॉक सी इज 8 टाइम्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टॉक बी। इसके साथ एक्स लगा दें। तो ये आ जाएगा 0.4। ये सॉल्व करने से 0.4 आंसर आ रहा है ना। अब देखो इसके डायरेक्ट इंटरेस्ट की वैल्यू बताई गई थी, तो आपने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले स्टॉक के इंटरेस्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपके पास स्टॉक सी का इंटरेस्ट आ जाता। ये बात क्लियर? अच्छा अब देखो टोटल इंटरेस्ट उसने हमें बताया था 5700, मींस दैट आपने अभी तीनों को ऐड कर लेना है। आप इनको लिखोगे 0.04x प्लस 800 प्लस 0.05x प्लस 0.4x, ये तीनों के स्टॉक तीनों स्टॉक्स के जो इंटरेस्ट हैं वो ऐड हो गए, इज इक्वल टू 5700। अच्छा देन x इज इक्वल टू, कोई इशू, और ये x किसका प्रिंसिपल था, तो a का कितना होगा 30,000, 20,000 मोर देन 30,000। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा सपोज अगर मैं ये देखें, इसको भी यहां पे 30 और यहां पे 10 कर दूं, और पहले को भी 30 10, अब मुझे सी का तो नहीं पता 50 वाला ठीक है या 20 वाला ठीक है, तो मुझे सी का प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। ओके, क्या आपको इस 10 और स्टॉक ए के लिए 30,000 की समझ आ गई? तो बेटा यहां से जाओ इस एक्स को उसके इंटरेस्ट में पुट करो, सी के इंटरेस्ट में 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 4,000। तो भाई इंटरेस्ट के फार्मूले से प्रिंसिपल फाइंड कर लो, 4,000 इंटरेस्ट की अमाउंट। ये बात समझ आ गई है? एक्स को उसकी वैल्यू से रिप्लेस किया, तो स्टॉक सी का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 1, देन प्रिंसिपल इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में आप 30 10 एंड 50। तो क्या सॉल्व करने से पहले भी मैंने यही आंसर नहीं बता दिया था आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। क्लियर हो गई ये बात सब बच्चों को?
अपने पास नोट कर लें इसको। इसी तरह से बेटा 5.19 दिखने में ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। इसका आंसर कुछ बच्चों से नहीं सॉल्व होता। अब अगर इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़े ना, कहता है एन इंडिविजुअल हैज परचेज्ड रुपीज 275,000 वर्थ ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब आप लोगों को शायद शेयर्स वगैरह का पता हो, कंपनी के जो शेयर्स परचेज किए जाते हैं वो भी एक किस्म की हमारी इन्वेस्टमेंट ही हो जाती है। लेकिन कभी कभी ना, मतलब ये कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है जी, बॉन्ड वगैरह, बिल्कुल गवर्नमेंट को पैसा वगैरह चाहिए होता है। अब गवर्नमेंट ने आपसे कैसे पैसा निकलवाना है, वैसे तो आप दोगे नहीं, तो आपसे कहा जाता है कि भाई ये बॉन्ड्स हम इशू कर रहे हैं, ये सेविंग सर्टिफिकेट्स हम लोग इशू कर रहे हैं, ये आप परचेज करो तो हम इसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। अब लोग क्या करते हैं, वो बॉन्ड परचेज कर लेते हैं। अब जैसे ही वो बॉन्ड परचेज करते हैं उस टाइम गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होती है, आपके पैसों से वो अपने सारे काम सीधे कर लेते हैं, आपको उस बॉन्ड के ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो आपने क्या किया, सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किए, कितनी मालियत के, 275,000 के सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा फिर क्या होगा, द सर्टिफिकेट एक्सपायर्स इन, इसके कहने का मतलब ये है कि 25 साल तक आपको इस सर्टिफिकेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जैसे ही 25 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने जाना है वो सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाना है और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापसी ले लेनी। मतलब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सेव है, वो आप ही की है, आपको ही मिलेगी, लेकिन 25 साल के एंड पर अभी नहीं मिलेगी। 25 साल तक उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। ये बात समझ आ गई। अच्छा फिर क्या हुआ, कहते हैं एंड अ सिंपल इंटरेस्ट रेट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली एट द रेट ऑफ 3%। ये पीरियोडिक रेट बताया उसने, पर एनम रेट नहीं है ये पर क्वार्टर रेट है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं है ये मतलब इसको कंपाउंडिंग क्वार्टरली नहीं करना, ये पर क्वार्टर आपके पास रेट आ गया, इसके मुताबिक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फिर कहते हैं इंटरेस्ट चार्जेस आर मेल्ड टू, सॉरी इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू सर्टिफिकेट होल्डर एवरी, मतलब हर 3 माह के बाद हम लोग जो सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट बनता है उसका चेक बनाते हैं और सर्टिफिकेट होल्डर के घर पहुंचा देते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के जरिए चला जाता है, वो जाएगा अपनी बैंक में डिपॉजिट करवाएगा और उसको उसकी इनकम मिल जाएगी। बात क्लियर। तो आपसे ये कहा गया द इंटरेस्ट द इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 3 मंथ्स। आप बताएं उसके घर में चेक कितनी अमाउंट का आता है हर 3 माह के बाद। मतलब इस सिचुएशन को ना अपने ऊपर डालो, तो भाई आपने 2,75,000 रुपीज इन्वेस्ट की है और आपको यही स्टोरी सुनाई थी कि भाई हम आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर पे करेंगे। अब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपके घर में आफ्टर 3 मंथ्स कितनी अमाउंट का चेक आएगा, तो आप उसे कैसे बताएंगे, सिंपल इंटरेस्ट है। अब बात सुनिएगा यहां पर, इसकी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब ये कोई इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, पर थोड़ा सा ही पॉइंट था जहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है जी, प्रिंसिपल अमाउंट इज 275,000। अच्छा मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, लेकिन ये 3% पर क्वार्टर है सर। अब टाइम इन क्वार्टर्स है, तो बेटा आगे टाइम को क्वार्टर, रेट जब इन क्वार्टर्स है तो टाइम भी इन क्वार्टर्स होना चाहिए। ऑल राइट है, तो उसने कितने अरसे का आपसे पूछा, 3 मंथ। 3 मंथ में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 82। बस इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा फिर सुनो, एक और सुनो, यहाँ पे देखो टाइम इन मंथ्स है, ओके, तो टाइम को मंथ्स में रहने दो, रेट को इन मंथ्स कन्वर्ट कर लो। कैसे, प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं,
275,000 मल्टीप्लाई, बेटा जब एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, मतलब 3 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, तो 1 मंथ का कितना होगा? तो मल्टीप्लाइड बाय 1%, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये रेट इन मंथ्स है तो टाइम भी इन मंथ्स आ जाएगा 3, तब भी आपके पास सेम सोल्यूशन 8250। ये बात समझ आ गई? फिर से सुनो, फिर सुनो, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टी, भाई पर क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, तो पर ईयर कितना होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, पर क्वार्टर है तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो एक साल में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? अब ये 12% पर एनम है, तो टाइम इन ईयर्स होना चाहिए, तब भी। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन इससे रेलिवेंट ये पूछा जाता है आपसे, लेकिन कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो इस बुक में तो भी नहीं है, तो मैं आपसे वैसे ही डिस्कस कर लूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन 25 years द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज in 25 years the amount of total interest, मतलब इस सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोगों ने इन टोटल कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, 8250 तो वो आएगा, देखें 8250। ये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एक क्वार्टर का, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? ये इंटरेस्ट बन जाएगा एक साल का, मल्टीप्लाइड बाय कितने अरसे के लिए आपके पास ये बॉन्ड मौजूद है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 825,000। जी, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहीं पे होता है, आपसे पूछा जाता है द अमाउंट यू रिसीव्ड at the end of 25 years, the amount you received at the end of 25 years, 25 साल के बाद जब ये सर्टिफिकेट एक्सपायर होने जा रहा है, उस दिन आप कितनी अमाउंट रिसीव करोगे? हाँ जी, 11 लाख। किसी और का कोई आंसर? जी, कुछ और? 11 लाख गलत। अब बताओ क्या? 11 लाख 25 साल जब एंड हो जाएंगे, जब लास्ट ईयर होगा, आपका लास्ट चेक कितनी अमाउंट का बन के आएगा? अब वही लास्ट अमाउंट यू रिसीव एट द एंड ऑफ 25 ईयर। मैंने टोटल अमाउंट आपसे नहीं पूछी। जी शाबाश, ये आंसर है। देखिए बेटा, जब आपका 25 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस हो जानी है, प्लस लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट भी तो साथ में मिलेगा ना, 8250। तो जो लास्ट चेक आपका बन के आएगा वो कितनी अमाउंट का होगा? तो 250। ऑलराइट बेटा, ये सेल्फ टेस्ट के बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी तरफ से, ये प्रैक्टिस, ये असाइनमेंट है आप लोगों की, और मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं, आप लोगों ने इनकी जरूर प्रैक्टिस करनी है। कल हम कोशिश करेंगे कि न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।